हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। क्या हालचाल है आप सभी के। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। भूगोल लक्ष्य 2023, और जैसा कि मैंने आपको बोला था लगातार 4 से 5 टेस्ट में आपके लेने वाला हूं। तो इस हफ्ते टेस्ट की एक श्रृंखला चलेगी जिसमें हम ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और बाद में मैं आपका एक फुल टेस्ट लूंगा जिसमें हम पूरा फिजिकल ज्योग्राफी करने वाले हैं। तो अच्छे से अटेंटिव मोड में रहना। जितने भी क्वेश्चन है बॉडी तसल्ली से सोचना है, समझना है, फिर जवाब देना है। तो भूगोल लक्ष्य 2023, और इस बार बिल्कुल है ना, पक्का इरादा बना लो भाई, है ना, 2023 में बिल्कुल फोड़ के रख देंगे यूपीएससी प्रीलिम्स को। तो फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है नवीन तंवर, 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर रहा हूं, ज्योग्राफी से मास्टर्स, ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूं। ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 3000 आवर्स है यूपीएससी सीएससी के फील्ड में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी_नवीन तंवर। मेरी सभी क्लासेस के पीडीएफ, आज के टेस्ट का भी पीडीएफ, आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन, और अगर एडमिशन से पहले कोई भी आपका डाउट है, मुझसे बात करनी है, तो आप मुझे यहां कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम अनअकैडमी ऐप पर भी कम्युनिटी फीचर्स है, वहां पे आप आपके जो भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, उधर भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऑफर्स के बारे में जान लीजिए। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपके पास 2 विकल्प होते हैं, प्लस और आइकॉनिक। तो प्लस की फीस देख सकते हैं। प्लस में आप 12, 18, 24, 36 कितने भी महीने का लो। फॉर एग्जाम्पल आपने 1.5 साल का लिया, 18 महीने का, 67,825 वाला, मेरे रेफरल कोड नवीन1 के बाद आपको इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको 61,000 के आसपास पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अगर 18 महीने का, 94,000 समथिंग है, मेरे रेफरल कोड नवीन1 के बाद ये आपको इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। और लेटेस्ट ऑफर्स के लिए आप कभी भी मुझसे टेलीग्राम चैनल पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेफरल कोड यही रहेगा बेटा, है ना, रेफरल कोड नवीन1। अगर आप चाहते हैं आपकी इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूं और आपकी तैयारी को एक प्रॉपर गाइडेंस और दिशा निर्देश मिले, तो रेफरल कोड नवीन1 रहेगा। अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों हो, है ना, जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों की तैयारी करना चाहते हो, ये सिर्फ जीएस वाले की फीस थी, ये वाली फीस सिर्फ जीएस की थी। तो अगर कॉम्बो लेते हैं वही प्लस लो या आइकॉनिक लो, 12, 18, 24, 36 महीना कोई भी लो। फॉर एग्जांपल 2 साल का कॉम्बो लिया आपने, ये 92,000 वाला, मेरे रेफरल कोड नवीन1 के बाद ये आपको पड़ने वाला है 82,000 के आसपास, 10% डिस्काउंट है। सेम आइकॉनिक लेते हो, ये 1,27,000 वाला, मेरे रेफरल कोड के बाद आपको 1,14,000 के आसपास पड़ेगा। रेफरल कोड आप याद रखना नवीन1। और अगर आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई भी ऑप्शनल हो आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, हिंदी लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी, ये सब, साइकोलॉजी, ये सब अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपका भूगोल वैकल्पिक विषय है तो हिंदी माध्यम है, तो ऑलरेडी मेरा अनअकैडमी पर ऑप्शनल का कोर्स अवेलेबल है। आप 12, 18, 24, 36 कोई भी ले सकते हैं, कितने भी महीने का। फॉर एग्जाम्पल 1 साल का है, 30,000 के आसपास, मेरे रेफरल कोड नवीन1 के बाद आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है और ये आपको 27,000 के आसपास पड़ जाएगा। ओके। और जो बच्चे एक बार की में फीस नहीं दे सकते, लोन लेके ईएमआई पर मंथली इस आप लोन को चुका सकते हैं। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पे। तो आज का जो हमारा पहला टेस्ट है, ये टेस्ट लेंगे बेटा हम ओशनोग्राफी के ऊपर। ठीक है, अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल मेंटली कूल रहना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। और जो भी बच्चे, है ना, लगभग 23-24 क्वेश्चन रहेगा, और जो बच्चा 90% के आसपास स्कोर करता है, 90% के आसपास स्कोर करेगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ओशनोग्राफी में यूपीएससी आपको और ज्यादा नहीं फंसाएगा इस पेपर के बाद। तो अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को, फटाफट लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये लीजिए। पहला प्रश्न है, तसल्ली से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है?
64,000 किलोमीटर लंबाई, 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी, फिर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है सोकोत्रा लक्षद्वीप चैगोर कटक, प्रशांत अंटार्कटिक कटक, डॉल्फिन चैलेंजर कटक और मध्य महासागरीय कटक। तो क्या सही उत्तर है इस प्रश्न का? जल्दी से जवाब दीजिए, 2 मिनट का समय है, तसल्ली से सोचना, ओशनोग्राफी पढ़ाया हुआ है सब। क्या सही उत्तर है इसका? ठीक है, दीजिए दीजिए, यस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यस, ऑप्शन डी, मध्य महासागरीय कटक। तो आपने क्या करना है बेटा, एक कॉपी ले लेना, एक कॉपी, ठीक है, एक पेज ले लेना, पेज A4 साइज का पेज लेना, ऐसे ये पेज लेना और इस पे लिखना टेस्ट ओशनोग्राफी, और यहां पे क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके जितने भी क्वेश्चन है, और इसके सामने आप राइट हुआ तो राइट लगाना, जो रॉन्ग हुआ उसके सामने रॉन्ग, और बाद में यहां पे टोटल कर लेना कि टोटल कितने क्वेश्चन थे। सपोज करो 23 क्वेश्चन है, आपके 20 सही हुए, 21 सही हुए, 15 16 ये लिखना और आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, ठीक है। और ये जितने भी 4-5 टेस्ट होंगे आप अपना इवैल्यूएशन मेरे साथ साथ करते चलना बेटा, काफी अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आसान है, ये मैंने अपनी क्लास में आपको दिखाया था। 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? वेयर इज 90 ईस्ट रिज? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर और आर्कटिक महासागर। जल्दी से बताइए। 90 आसान है भाई, हाँ पढ़ाया था मैंने, याद आ गया आपको, यस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंद महासागर, ये लीजिए, यस, इंडियन ओशन के अंदर है 90 ईस्ट रिज। देखो याद होगा वो मेरी क्लास, मैंने आपको यहां पे बताया था कि ये 90 ईस्ट रिज है, ओके। और ये मैप भी दिखाया था मैंने इंडिया वाला, और यहां पे जो ये रिज है ये 90 ईस्ट रिज मैंने आपको दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल यानी कि फ्रेश वाटर, या आप जिसको ताजा जल, मीठा जल, जो भी बोलो, कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। पॉइंट टू बी नोटेड, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल यानी कि मीठे पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक और हिमनदों में स्टोर्ड है, आबद्ध है। तो आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बहुत तसल्ली से पढ़ाया था मैंने आपको ये। क्या सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 3, पूरा एक चार्ट दिखाया था मैंने आपको। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यस, दीजिए दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इसने बोला पृथ्वी, बेटा यहां पे देखो ये अवेलेबल वाटर, उपलब्ध फ्रेश वाटर, जैसे ग्लेशियर्स के अंदर भी फ्रेश वाटर है लेकिन वो अवेलेबल थोड़े ना है आपको, वो तो ग्लेशियर्स में स्टोर्ड है। याद रखना, इसने उपलब्ध फ्रेश वाटर की बात की थी। तो कुल प्राप्त जल का यानी कि फ्रेश वाटर का मतलब जो हमें अवेलेबल है, जो आप और मैं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 1% से भी कम है। यस, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा
वो आपका ग्लेशियर्स के अंदर स्टोर है, वो हमारे अभी इस्तेमाल में नहीं है। अगर वो कभी मेल्ट होगी या गर्मियों में जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो तब आपको अवेलेबल होगा, या बहुत ज्यादा जैसे परमानेंट ही स्टोर्ड है अभी ग्लेशियर्स के बीच, कभी ग्लोबल वार्मिंग होगा तो तब वो आपको अवेलेबल हो सकता है, अदरवाइज तो अवेलेबल नहीं है। तो यस, ये 1% से कम है। सेकंड कहता है कि पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल लवण जल का 95%, फ्रेश वाटर का क्या 95% था ना, रॉन्ग है। कैसे? अब देखो ये रहा टोटल वाटर, देखो बेटा ये था, इस 100% में से फ्रेश वाटर, सपोज करो पृथ्वी पर महासागरों सहित जितना भी जल है वो हमने 100 यूनिट मान के चले, उसमें से जो ताजा जल है जिसको आप लवण जल बोलते हो, ये लगभग 2.5% के बराबर है। अब ये जो ताजा जल है, इस ताजा जल का 68% है ग्लेशियर्स में, ये कितना कहता है 95%, इसलिए रॉन्ग हो गया ये। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कि कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से भी कम है। तो ये देखो ये कैसे है, ये बेटा 97% तो हो गया आपका सॉल्ट वाटर या आपका लवणीय जल, ये हुआ आपका कितना फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर का 68% क्या है स्टोर्ड है, ये आपके इस्तेमाल का नहीं है, बाकी जो है अवेलेबल है। तो बाकी क्या है, इस 2.5%, इसका भी 68% तो कहां है ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो बाकी बचा ही कितना, तो वो आपको 1% से भी कम ही अवेलेबल है। ठीक है, और मैंने आपको पूरा चार्ट समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? जब मैंने बॉटम रिलीफ ऑफ ओशंस पढ़ाया था तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ भाग कौन सा है? महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल, महासागरीय मग्न तट और गहन सागरीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। बड़ा आसान है बेटा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है गहन सागरीय मैदान। यस यू, ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है। ठीक, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैपिंग को है ना, मैपिंग मिक्स हो गई इधर है ना, मैपिंग का भी कराया है मैंने आपको, यूरोप का और एशिया का मैपिंग कराया है मैंने आपको, यूरोप भी कराया हुआ है प्लस अफ्रीका भी कराया हुआ है, दोनों पे बेस्ड है एक तरह का। चलो आपको वैसे भी आइडिया आ जाएगा। कहता है ये बहुत सारे सी दिए गए हैं, सागर दिए गए हैं, इनका वेस्ट से ईस्ट ऑर्डर क्या है? कहां से चलना है, वेस्ट से किधर चलना है, ईस्ट की ओर। ए है ब्लैक सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, अराल सी। कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, अराल सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अराल सी, अरल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर। बताइए क्या सही उत्तर होगा, क्या सही उत्तर है? क्या सही उत्तर है? क्वेश्चन नंबर 5, यस राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखो पहले तो मेडिटेरेनियन सी है बेटा, फिर ब्लैक सी, फिर कैस्पियन सी, फिर अराल सी, मैपिंग वाला, मैपिंग पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो सारगेसो सी है, आपने नाम सुना है सारगेसो सी है ना, सागर, सारगेसो, यहां पे सागर लिख लेना। सारगेसो सागर की विशिष्टता क्या है? इसका जल अति ठंडा पानी है, अति गर्म पानी है, अत्यधिक लवणीय पानी है और विशिष्ट समुद्री वनस्पति। क्या सारगेसो सी की विशिष्टता है? सी है ना, सागर है बेटा, ये ओशन, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, सागर है, आप इसको सागर, सारगेसो सागर। जल्दी से बताइए क्या सही उत्तर है? सारगेसो सागर, क्या विशेषता है इसकी?
यस। हाँ, यहां पे विशिष्ट समुद्री घास मिलती है ना, वो उस ये विशिष्टता है बेटा सारगेसोसी की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित सागरों में से किसकी तट रेखा नहीं है? तट रेखा नहीं है, ऐसा कौन सा सागर है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है? ब्लैक सी, सारगेसो सी, अजोव सी, कैस्पियन सी। बताइए। क्या सही उत्तर होगा? यस, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सारगेसो सी। आप जानते हो अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक के अंदर, समुद्र के अंदर ही है, तो इसका कोई तट नहीं है। अगेन एक तरफ सागर है, एक तरफ सागर है, दूसरी तरफ सागर से लगा हुआ देश है। अगेन ये मैपिंग बेस्ड आ गया बेटा, है ना, मैपिंग बेस्ड, ओशन की मैपिंग बेस्ड है, मैपिंग बेस्ड है ये। एक आधा तो आपको बाउंसर मिलेगा ही बेटा, है ना, ऐसे पकी पकाई खीर दे दूंगा, है ना, तो थोड़ा सा एक दो तकलीफ होनी चाहिए कि हाँ 23 में से, 24 में से, 25 में से सारे के सारे सही होने में कुछ तो हर्डल फील हो आपको। तो एड्रियाटिक सी, अल्बानिया, ये सागर है, ये सागर से लगा हुआ देश है। ब्लैक सी, क्रोशिया, कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, भूमध्य सागर, मोरक्को, लाल सागर, सीरिया। सबके कोड बताए थे मैंने आपको। ब्लैक सी का कोड बताया हुआ है, मेडिटेरेनियन सी का कोड बताया हुआ है, रेड सी का कोड बताया हुआ है। वैसे भी अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आंसर निकाल लोगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये भी 7 था बेटा, ये भी 7 हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, एक सेकंड रखना। चलो जो भी है देखेंगे इसको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप खुद बताइए बेटा। मैंने काला सागर के चारों तरफ का जो मैंने कोड बताया था, ग्रेट रब, है ना, उसमें क्रोशिया नहीं था आपका, है ना, तो ये वाला गया, 2 वाला गया। एलिमिनेट कीजिए 2 को, यहां से, यहां से और यहां से। आपका उत्तर आया 1 3 4। एक का मतलब एड्रियाटिक सी, अल्बानिया, 3 कैस्पियन, कजाकिस्तान, और उसके बाद भूमध्य सागर का मोरक्को से बॉर्डर लगता है, लाल सागर का सीरिया से नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए कि पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व और पृथ्वी का परिक्रामण। दिस इज रोटेशन एंड दिस इज रेवोल्यूशन। तो कौन सा महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। तो 7 नंबर पे 2 क्वेश्चन हो गए, कंफ्यूजन मत करना, है ना, आप उसको एडजस्ट कर लेना। किस वजह से, मतलब कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित कर रहे हैं? सब पढ़ाया हुआ है मैंने। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का यस आंसर इज बी। 1 2 3 ये प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है और ये प्रभावित करता है। ये तीनों महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक है। बेटा क्लास में कराया तो था मैंने ये, ठीक है। एक बार मैं नंबरिंग देख लेता हूं बेटा, है ना, इससे पहले कि कोई नंबरिंग। अच्छा, एक ही क्वेश्चन का डबल नंबरिंग हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का डबल नंबरिंग है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। चल
ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, महासागरीय धाराएं महासागरों में जल का भूपृष्ठ संचलन होती है। ठीक। सेकंड कहता है महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवने, है ना, उनके द्वारा चलायमान होती है। महासागरीय धाराएं महासागर के संरूपण से प्रभावित होती है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? ए 1 और 2, बी 2 3 और 4, सी 1 3 और 4 और डी है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताइए आप, क्या सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? क्वेश्चन नंबर 9, जवाब दीजिए। इजी है बेटा, इजी है, जवाब दो, इजी है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी भी तरह की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। यस, ये चारों ही कारक है बेटा, है ना। को ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, 1 2 3 और 4। मैंने आपको प्रॉपर जो हमने महासागरीय धाराओं वाला लेक्चर पढ़ा था, महासागरीय धाराएं क्या होती है वो बताया था, पृथ्वी पर ताप का संतुलन बनाए रखने में हेल्प करती है ये भी बताया था, और ट्रेड विंड, है ना, या सनातनी पवने, ट्रेड विंड है, वेस्टर्लीज है, उनके द्वारा ये आपकी चलायमान होती है, और सागरीय धाराएं महासागरीय संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। तो यस, चारों के चारों सही है। वेल डन। तो हिंद महासागर में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। हिंद महासागर में धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, इसलिए हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, इसलिए एक स्थल परिबद्ध महासागर है, इसलिए, और लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। क्या नियमित, है ना, धाराओं की दिशा में, है ना, नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यस डेफिनेटली बी। बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था पवनों का महासागरीय धाराओं पर जो उनका प्रवाह है उस पर इनका प्रभाव होता है। तो आप जानते हो हिंद महासागर में मानसून की दिशा बदलती है, तो, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, फिर शीतकाल में अलग डायरेक्शन, तो उस वजह से यहां की नियमित दिशा में परिवर्तन पाया जाता है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगुलहास धारा। अगुलहास धारा कहां चलती है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक में और दक्षिणी अटलांटिक में। अगुलहास याद करो, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन की मैंने धाराएं कराई थी आपको, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, याद करो ये कहां थी अगुलहास? अगुलहास किधर है? यस, अगुलहास है हिंद महासागर के अंदर। ठीक, आसान क्वेश्चन है, दिखा देता हूं, ये आप देखिए, ये बेटा अगुलहास धारा है हिंद महासागर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ब्राजील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत महासागर से, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर से, अगुलहास हिंद महासागर से।
चलो अगुलहास का तो आपको पिछले वाले से ही एक क्लू मिल गया, बाकी 3 का बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है इन तीनों में से। बेटा चाहे कितनी छोटी भी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, मैंने आपको बोला था नोट्स बनाने हैं और रिवीजन मल्टीपल करना है। कई बार आपको छोटी छोटी चीजें भी परेशान कर सकती है। बताओ क्या सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12। यस, ऑप्शन बी हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि हम्बोल्ट है ये कौन से महासागर से और उसके किस हिस्से से संबंधित है। यस, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। हम्बोल्ट का संबंध अगर उत्तरी प्रशांत से नहीं है, ये तो चलो मैच हो गई, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है, ये रॉन्ग है, आंसर हो गया। तो इसका संबंध किससे है हम्बोल्ट का, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। यस, ओके, चलो तीसरा 13वां क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विषुवतीय प्रतिधाराएं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्व अभिमुख ईस्टवर्ड है ना, फ्लो की व्याख्या किससे होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, 2 विषुवत रेखीय धाराओं का अभिसरण, जल की लवणता में अंतर और विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल बेल्ट ऑफ काम का होना। आप सोचिए, पढ़ाया था मैंने क्लास में कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या सही उत्तर होगा, क्या सही उत्तर है बताइए। यस, 2 विषुवत रेखीय धाराओं का अभिसरण, अगर आपको याद हो मैंने बताया था इधर से उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, यहां तटों पे जल इकट्ठा हुआ, इधर जल तल ऊपर हुआ, उसको काउंटर करने के लिए इधर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलती है। तो 2 विषुवत रेखीय धाराओं का अभिसरण हो रहा था। नोट्स को पलटो बेटा, रिवीजन अगर आपको पता है कि नेक्स्ट टेस्ट, आपको मैंने पहले ही बोला था एक टेस्ट ओशनोग्राफी पे, एक क्लाइमेटोलॉजी पे, एक ओशनोग्राफ कॉस्मोलॉजी पे, एक जियोमॉर्फोलॉजी पर और एक टेस्ट कंबाइंड होगा। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि एक रात पहले, जैसे एग्जाम में नहीं होता अगले दिन एग्जाम है, एक रात पहले आप सारे रजिस्टर सारे पन्ने पलट देते हो, सेम बेटा आपको जितना मल्टीपल रिवीजन करोगे, ये एग्जाम बेटा आपने सब कुछ कर लिया, बेस्ट एडुकेटर से पढ़ लिया, बेस्ट कंटेंट है, इधर नहीं है, किसी मतलब में नहीं है, और इधर तब आके सेट बैठेगा जब उसको 5-10 बार रिवाइज करोगे। नेक्स्ट, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। स्रोत याद रखना बेटा, सोर्स पूछा है, नदियां, भूमि, पवन और ज्वालामुखी से निकली हुई राख, स्रोत। क्लास में जब मैं आपको सैलिनिटी पढ़ा रहा था बड़े अच्छे से पढ़ाया था मैंने, और मैंने बोला था आप कंफ्यूज मत कर जाना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और फिर डिसाइड करना। बताओ, यस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये एजेंट बताया था मैंने आपको, एजेंट बताया था मैंने, सोर्स उसने पूछा है मेन सोर्स। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे ज्यादा लवणता इन सब में से आपको कहां मिलती है। डेड सी में, रेड सी में, ग्रेट सॉल्ट लेक में और वॉन झील टर्की में, कहां पे मिलती है आपको।
कहां पे है आपकी सबसे ज्यादा लवणता, इन चारों में से कहां पे है? एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये फैक्ट। इन चारों में से कहां मिलेगा? 15 आसान। यस, ओके, यस, ऑप्शन इज डी। टर्की की वॉन झील के अंदर मिलती है सबसे ज्यादा, इसके अंदर सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। चलो, क्या आप में से, मैं अभी वो फिगर नहीं लिखूंगा क्योंकि आने वाले एक दो क्वेश्चन और कनेक्टेड है। क्या आप में से कोई मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है कि डेड सी के अंदर सैलिनिटी का वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू है? और इधर सैलिनिटी का वैल्यू क्या है? कोई आप में से लिख के बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि डेड सी के अंदर सैलिनिटी क्या है और वॉन झील के अंदर सैलिनिटी क्या है? और सैलिनिटी को दर्शाने का मैंने आपको बताया था पार्ट्स पर 1000 है बेटा, 2 जीरो लगती है ऐसे ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक किधर है? वेयर इज ग्रेट सॉल्ट लेक? ईरान के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की और इंडिया। आपकी मेमोरी का चेकअप है ये, मेमोरी चेकअप। यस, बताओ। अरे कितना आसान है बेटा, अभी पिछले वाला क्वेश्चन नहीं याद है? ग्रेट सॉल्ट लेक यहीं पे लिखा था, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप मेरी क्लास देखना बेटा, मैंने डेड सी का सैलिनिटी आपको लिखाया हुआ है। डेड सी में कितना है ये लिखाया है। ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, इसका सैलिनिटी क्या है ये मैंने आपको लिखाया हुआ है। और उसके बाद जो टर्की की जो वॉन झील है, इसका मैंने आपको फिगर लिखाया हुआ है। नोट्स के पन्ने पलट के देखो, सब मिलेगा उधर, और उसको याद करो बेटा। अभी यूपीएससी हो सकता है इनका डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर पूछ ले कि सबसे ज्यादा इसमें, उसके बाद इसमें, फिर किसमें। तो ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, पहले ही बता रहा हूं, ऐसी चीजें यूपीएससी कर सकता है भाई। चलो, अब कहता है महासागरों या समुद्रों में, महासागरों, समुद्रों में, सागरों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होते हैं? सूरज का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ऑप्शन बताने हैं, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। क्या सही उत्तर है बताओ? 17, 17। याद करो, ज्वार भाटा वाला टॉपिक कितना तसल्ली से कराया था बेटा, कितने अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए थे मैंने आपको क्लास के अंदर ही। यस, ऑप्शन, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है बेटा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डी सही उत्तर है, डी सही उत्तर है। ओके, आज की आपकी ड्यूटी क्या है? देखो, आज आपकी ड्यूटी, 2 ड्यूटी है बेटा। पहला, जो आपने ओशनोग्राफी का ये टेस्ट दे रहे हो, एक बार वापस से ओशनोग्राफी वाले मेरे नोट्स जो है उनको रिवाइज कर लेना। और दूसरा, नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका, जो नेक्स्ट, जो कल टेस्ट होने वाला है, वो होगा क्लाइमेटोलॉजी पे। क्लाइमेटोलॉजी पे ऑलरेडी मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका हूं, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आज रात को एक बार क्लाइमेटोलॉजी को भी पढ़ लेना, नेक्स्ट टेस्ट क्लाइमेटोलॉजी का। उसके बाद फिर वो आपके कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, और उसके बाद 5 टेस्ट है बैक टू बैक। इस हफ्ते लगातार 5 टेस्ट मिलेंगे आपको। 2023 में फोड़ना है भाई इस बार, किसी भी कीमत पे। और दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम बेटा। आपने अभी तक जो भी करा ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास उतना मौका है कि 2023 में आप लिस्ट में आ सकते हो। थोड़ा सा डेडिकेशन का लेवल बढ़ा दो, थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, मल्टीपल रिविजन्स करो, मिनिमम सोर्सेज रखो।
क्वेश्चन है कथन, एक है कथन और दूसरा है कारण। एक कथन है, दूसरा है कारण। कथन और कारण कहता है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर द्वितीया के समय होता है। याद करो टॉपिक, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड याद करो। क्या सही उत्तर होगा? स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। अगर आपने गलत को भी आइडेंटिफाई कर लिया और सही को भी आइडेंटिफाई कर लिया, और ये वाले क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं मैंने आपको क्लासरूम के डिस्कशन में बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यस। स्टेटमेंट जो ये वाला स्टेटमेंट है रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसने क्या बोला? द्वितीया के समय होता है। द्वितीया पे होता है ना, देखो कहां गया, ये देखो। अच्छा अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन भी भाई ज्वार भाटा पे ही है, अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, द्वितीया पे नहीं होता। कब होता है वो भी देखेंगे अभी। तो वृहद ज्वार कब आता है? वृहद ज्वार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पे हो, जब तेज हवा चल रही हो और जब रात बहुत ठंडी हो। अच्छा रात बहुत ठंडी है तो वृहद ज्वार आता है। क्या बात है। 19 कब आएगा आपका वृहद ज्वार? यस, ऑप्शन ए। जब तीनों एक सीध में हो तो आप देख सकते हैं बेटा, दिस पोजीशन ऑफ स्प्रिंग टाइड, ये स्प्रिंग टाइड है, ये सन है, ये आपका मून है, ये अर्थ है। या तो फुल मून की पोजीशन में होगा मून, या न्यू मून की पोजीशन में होगा, कैसे भी करके हो सकता है। ओके, और यहां पे आता है आपका नीप टाइड, नीप टाइड, ठीक है। तो ये तीनों एक सीध में, ये दिस इज मून, दिस इज मून, दिस इज मून। तो जब तीनों एक सीध में है तो स्प्रिंग टाइड है, और जब तीनों समकोण पे है, मतलब मून यहां पे ना होके मून यहां पे है और यहां पे है नीप टाइड। और मैंने बोला था बेटा लगभग 27 दिन कुछ घंटे में पूरा चक्कर काट लेते हैं, यानी कि 7 से 8 दिन, ये 7 दिन, 7 ये लगभग ऐसे होता है। तो सप्तमी या अष्टमी के दिन होता है आपका जो ये कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी मान के चलो, जब आपका लघु ज्वार होता है ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आगे। एक तरफ है महासागरीय गर्त और दूसरी तरफ है स्थान, दूसरी तरफ है स्थान। तो कहता है, ये क्या कहता है? ये कह रहा है एल्यूशन कहां पे है? हिंद महासागर में। कर्माडेक कहां है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। सुंडा किधर है? सुंडा ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में। मतलब ये आपको मैच करना है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं है बेटा, है ना। साउथ सैंडविच कहां पे है? दक्षिणी अंध महासागर में। तो आपको इनमें से मैच करना है, मैच करना है। स्कूल में करते थे ना, कुछ नॉटी बच्चे क्या कर देते थे, यहां से, इन दिनों आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे मीम आ रहे हैं ना, मीम आ रहे हैं, ऐसे मिला देते हैं बच्चे, है ना, सब आपस में, और फिर ऐसे। अब कौन किस में जा रहा है किसी को नहीं पता। आपके लिए ऐसा नहीं है, आपके लिए ऐसा नहीं है। बताओ बेटा क्या सही उत्तर होगा इसका?
ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 20। यस, ऑप्शन बी। बी का मतलब ए का है 2, एल्यूशन का है उत्तरी प्रशांत महासागर, बी का है 3 कर्माडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर, सुंडा आप जानते हो हिंद महासागर, और साउथ ये सैंडविच हो गया आपका दक्षिण अंध महासागर। तो बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है अक्षांश की वृद्धि के साथ तापमान का ह्रास दक्षिणी अंध महासागर की तुलना में उत्तरी अंध महासागर में ज्यादा होता है। उच्च अक्षांशों से परिबद्ध सागरों में तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण में तापमान का व्युत्क्रमण इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पाया जाता है। हाई लैटिट्यूड्स में जो आपके सीज है वहां पे। प्यारा क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो ऐसा ही मिलता जुलता स्टेटमेंट मैंने आपको अपनी क्लास में भी कराया था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, कोई नहीं। क्या सही उत्तर है बताइए? 21 का आंसर इज बी, केवल दो। ये वाला स्टेटमेंट सही है बेटा, ये वाला रॉन्ग है। कहता है अक्षांश की वृद्धि के साथ साथ तापमान का जो ह्रास है, यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चल रहे हो। कहता है दक्षिणी साउथ अटलांटिक की तुलना में उत्तरी अटलांटिक में टेम्परेचर क्या है, जो तापमान का ह्रास है, डिक्लाइन है, वो ज्यादा तेजी से होता है। इधर तो इनफैक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है। उत्तरी अंध महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक में तो गल्फ स्ट्रीम है भाई, और गल्फ स्ट्रीम टेम्परेचर को थोड़ा कंपैरेटिवली हाई रखती है। रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन बी चले। और ये मैंने आपका उच्च अक्षांशों से परिबद्ध तापमान सागरों में तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण में तापमान का व्युत्क्रमण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशियंस, पलटना पन्ने, समझ में आएगा आपको ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट कहता है समुद्री जल में अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से? मतलब समुद्र के अंदर लवणता ज्यादा होगी तो किसके कारण? उच्च वाष्पीकरण, हाई इवेपोरेशन, उच्च तापमान और उच्च वर्षा। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक दो तीन। बहुत तसल्ली से, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने इस बार आपको ओशनोग्राफी, जिस तरीके से मैंने आपको इस बार क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया है, वो अद्भुत है बेटा। वो बहुत बियॉन्ड जाके पढ़ाया है मैंने, बहुत बियॉन्ड जाके। इस बार के जो लेक्चर्स थे क्लाइमेटोलॉजी के और ओशनोग्राफी के, वो अप्रोचेस, वो कंटेंट, वो लेक्चर्स कहीं नहीं है बेटा ऐसा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, मजा आएगा आपको, ताकत फील होगी उसको पढ़ के। आपको ऐसा लगेगा जैसे 2-3 किलो घी खा लिया हो और तकड़े हो गए हो। तो बेटा वाष्पीकरण ज्यादा है तो सैलिनिटी हाई मिलेगी, यस। टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेट होके चला जाएगा, सॉल्ट उसमें रह जाएगा। लेकिन अगर वर्षा ज्यादा है तो वर्षा का जल तो फ्रेश होता है, अगर वो मिलेगा तो वो सैलिनिटी को डिक्रीज करेगा, बढ़ाएगा नहीं। जबकि उसने क्या पूछा है? अधिक लवणता। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे टेक्निकली ये क्वेश्चन नंबर 24 है, क्योंकि 7 नंबर वाला 2 बार 7-7 हो गया था ना। 24वें नंबर का क्वेश्चन है ये। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर
पश्चिमी तट की अपेक्षा लवणता की मात्रा ज्यादा होती है। सेकंड, व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर जल का उत्प्रवाह करती है और पूर्वी तटों पर जल को जमा करती है। कौन सा कथन सही है? बेटा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, सुनो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप उस क्षेत्र का नक्शा बना लो। ये कहता है उष्ण कटिबंध के महाद्वीप, तो चाहे आप दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका बना लो, अफ्रीका या इधर एशिया वाला बना लो, ताकि आपको पिक्चर नजर आएगी तो आपका कंसेप्ट काम करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम बना लेना, आप समझ में आएगा आपको। क्या सही उत्तर है बताइए? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पश्चिमी तटों की अपेक्षा लवणता अधिक मिलती है। सपोज करो ये दक्षिणी अमेरिका है, दिस इज अफ्रीका। क्लास में भी कई बार बताया मैंने, आपकी ट्रेड विंड चल रही है यहां पे, तो क्या कर रही है, इधर का जल लाके इधर, ऊपरी जल को लाके इधर डिपॉजिट कर रही है, तो यहां पे सैलिनिटी बढ़ गई, इधर सैलिनिटी लवणता बढ़ गई। पढ़ाया था बेटा मैंने, बढ़ गई या नहीं? तो उष्ण कटिबंध में ये महाद्वीप का पश्चिमी तट है, अफ्रीका का पश्चिमी तट, ये दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट। अब स्टेटमेंट देखना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तटों पर, महाद्वीप, अच्छा अगर आप दक्षिण अमेरिका की बात करें तो पूर्वी तट है, पश्चिमी तटों की अपेक्षा लवणता की मात्रा अधिक है, तो इसकी अपेक्षा लवणता इधर ज्यादा है, क्योंकि इधर भी तो बेटा क्या चल रही है, इधर भी आपकी ट्रेड विंड चल रही है, तो यहां का भी जल उसको डिस्प्लेस करके इधर ले जाएगा। तो ये वेस्ट कोस्ट हो गया, ये ईस्ट कोस्ट हो गया। तो यस, पूर्वी तटों पर क्योंकि ट्रेड विंड्स अपने साथ जल लाके डिपॉजिट कर रही है, उसके ऊपरी जल में लवणता इधर आके डिपॉजिट हो रही है। यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी तटों का जल उत्प्रवाह करती है। व्यापारिक पवनें, यार नहीं, ये तो महाद्वीप का पश्चिमी तट है, यहां से जल लेके गई, नीचे से ठंडा जल ऊपर आया, यहां पे भी ट्रेड विंड जल लेके गई ऊपर का, नीचे से ठंडा। तो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर अपप्रवाह, अपवेलिंग नहीं करती। कौन से तटों पे करती है बताओ? पश्चिमी तटों पर करेगी, है ना। ये भी वेस्ट है, यहां पे अपवेलिंग होगी, यहां पे होगी, तो ये वाला रॉन्ग है। लेकिन इसका जो सेकंड हाफ वाला पार्ट है कि पूर्वी तटों पर जाकर जल जमा करती है, यहां लाके जल जमा करती है, ये, लेकिन ये अल्टीमेटली ओवरऑल पूरे स्टेटमेंट को हम ठीक नहीं कह सकते। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हुआ ऑप्शन ए। ओके, तो अभी तक हमारे हो चुके हैं 24 क्वेश्चन, और जिस बच्चे का स्कोर 20 प्लस चल रहा है, 20 प्लस चल रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो बेटा। 20 प्लस। तो नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2 यानी कि कल होगा, वो होगा हमारा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी याद रखना, ऑलरेडी करा चुका हूं। क्लाइमेटोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं से मिलते जुलते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लाइमेटोलॉजी, और आज आपके 2 काम है बेटा। ओशनोग्राफी का वापस से एक बार रिवीजन करना, जिसका स्कोर कम है हार नहीं माननी, वापस से रिवीजन करना है। और क्लाइमेटोलॉजी का आज रात को जितना भी आपने नोट्स बनाया है उस सब का रिवीजन करना बेटा, अच्छे से रिवीजन करना। कल फिर मैं आपके सामने अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और फिर देखेंगे, है ना, किसका परफॉर्मेंस कैसा है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी पे आप मेरा प्लस कोर्स देख सकते हैं, 1 नवंबर को शुरू हुआ था और अभी तो समाप्त हो चुका। आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 के साथ इसको देख सकते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्लस कोर्स शेड्यूल्ड है मेरी अनअकैडमी ऐप पर, मेरी प्रोफाइल में जाना, अपकमिंग कोर्स में आपको दिख जाएगा। तो रेफरल कोड नवीन1, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बेटा जबरदस्त सेशन। और मैं हमेशा ही कहता हूं, यूपीएससी अगर प्रीलिम्स के अंदर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी
प्लस ज्योग्राफी, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट में से एक है। 25 के आसपास तो क्वेश्चन यहीं से आने हैं, और ऐसे में 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मेरी क्लास से ठीक होंगे बेटा, मैं आपको सच में बता रहा हूं। आप थोड़ा पेशेंस रखना, बाकी सारे सब्जेक्ट एक और ये 2 सब्जेक्ट एक और रहेगा, यानी कि प्रीलिम्स का सिलेक्शन लेना है, 50% सिलेक्शन आपका इन्हीं 2 सब्जेक्ट में है। बाकी आप पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री पढ़ लेना, और करंट अफेयर तो उम्मीद कर रहा हूं सब पढ़ ही रहे होंगे। तो अगर आप एक सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, इस तैयारी में बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहते, तो आपको नवीन 1 रेफरल कोड यूज कर लेना है, और फिर देखना आपका क्या डायरेक्शन होगा। बदल जाओगे बेटा, पहले हफ्ते से ही आपको अपने अंदर परिवर्तन नजर आने लगेगा जैसे ही आप मेरे साथ जुड़ोगे। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अनअकैडमी पर रेफरल कोड नवीन 1 लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल, भूगोल हिंदी माध्यम में आपका, आप मुझसे पढ़ सकते हो हिंदी मीडियम में। चले, और ये कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस है, आप देख सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है ना, और आर्ट ऑफ एसे राइटिंग की क्लासेस है, इंग्लिश कंपलसरी की क्लासेस है, मेरे प्लस कोर्स की डिटेल्स है। ऑप्शनल ज्योग्राफी हिंदी मीडियम में, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, एथिक्स जीएस पेपर 4 कंप्लीट है, इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। आपने करना क्या है, बस ये कोड याद रखना, और वो बच्चे जो ईएमआई के जरिए यानी कि लोन के जरिए एडमिशन ले रहे हैं बेटा, क्योंकि उस पूरे प्रोसीजर में लोन टीम आपको हैंडल कर दी है, तो आप उनको साफ साफ दृश्यम कर देना कि नवीन 1 कोड ही लगाना है, क्योंकि आपको लवासना जाना है भाई, ये लेके जाएगा आपको उधर। ठीक है, तो इस कोड को याद रख लेना। उसके साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस है, आपदा प्रबंधन, निबंध लेखन, नैतिकता की अदालत। अनअकैडमी ऐप पर जाइए और आप ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। द लास्ट माइल यूपीएससी सीएससी, यानी कि अंतिम पड़ाव इंटरव्यू का, तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 2022 वाले बच्चों के लिए। और इसका की पॉइंट्स क्या है, डेप्थ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू सेशंस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, प्रीवियस ईयर के टॉपर्स और सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स से आपको इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। ब्यूरोक्रेट्स, टॉप एजुकेटर्स, प्रोफेसर्स यहाँ पे आपके पैनलिस्ट रहेंगे। अदर बेनिफिट्स है आपको हाई क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू सेशंस, करंट अफेयर की क्लासेस और स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके साथ ही एक जबरदस्त फीचर है अनअकैडमी ऐप पे, डाउट ब्राउज फीचर है यूपीएससी सीएससी। तो आप सिंपल स्टेप्स है, इसके जरिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और यूपीएससी सीएससी मेंस 2021 और 18 से 21 तक के सारे पेपर का आपको उधर एनालिसिस मिल जाएगा। तो डाउट एंड सॉल्यूशन सेक्शन में जाना, अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट पे, पास्ट एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम पे जाना, और आप वहां पे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस परफॉर्मेंस को, जिनका थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, वापस से बेटा पढ़ना, आपको चीजें रिकॉल हो जाएगी। कल क्लाइमेटोलॉजी का टेस्ट होगा, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।